आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजडम विद हमर में स्वागत है। आज के क्लास में हम एसएससी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। प्रश्न में देख रहे हैं दोस्तों कि एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है जिसमें कि PX मेरा परपेंडिकुलर है QR पर और QY परपेंडिकुलर है मेरा PR पर और RZ परपेंडिकुलर है मेरा PQ पर और PO इक्वल टू 6 दिया हुआ है, PX इक्वल टू मेरा 8 दिया हुआ है, QO इक्वल टू मेरा 4 दिया हुआ है। तो हमें QY का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हम जब भी बनाएंगे तो आपको हमेशा प्रश्न को देखते ही समझना है कि हम ऐसा ट्रायंगल को यहाँ पर चूज़ करें जो आपस में सिमिलर हो सकता है। तो प्रश्न से क्लियर हमें दिख रहा है कि ये कौन और ये कौन शीर्षाभिमुख कौन होता है। दैट मीन्स कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, दैट मीन्स कि त्रिभुज POY और त्रिभुज QOX देख रहे हैं क्लियरली क्या है मेरा, ये सिमिलर दिख रहा है। ट्रायंगल POY और ट्रायंगल QOX सिमिलर क्लियर यहाँ से दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, बिकॉज ड्यू टू एंगल। ठीक है, एंगल के कॉन्सेप्ट से ये मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PO बाय QO, PO बाय, ये दोनों को लेते हैं जब सिमिलर होता है तो PO बाय QO और इक्वल टू क्या लिखेंगे, OY बाय OX। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम, क्योंकि PO मेरा कितना दिया हुआ है, PO मेरा 6 दिया हुआ है और QO कितना है, QO मेरा 4 है और OY तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस OY अननोन है, तो हम OY को OY रहने देंगे। और बाय OX, देखिए दोस्तों OX चूँकि PO मेरा कितना है 6 है, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है 6 है, 6 है ना, PO मेरा क्या है 6 है और PX क्या है 8 है, टोटल मेरा 8 है। तो दैट मीन्स को OX मेरा कितना हो जाएगा, OX मेरा 2 हो जाएगा ना। तो OX का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब हम सोल्व करेंगे तो मेरा OY का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, QY निकालना है, QY। तो QY मतलब क्या होगा, QO प्लस OY। तो QY हमें निकालना है, क्या निकालना है, QY। तो QY को हम क्या लिख सकते हैं, वो उधर QO कितना है 4 और यहाँ 3। दैट मीन्स कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ माइंड लगा कि हमेशा फिगर से एट फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकता है। और चूंकि प्रश्न में देख रहे हैं कि PO, PX, QO और QI का जिक्र है, दैट मीन्स कि हम QO, PO और QY जिस ट्रायंगल में दिख रहा है हम उस ट्रायंगल की ओर जाएंगे। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि PO है इसमें, तो हम इस ट्रायंगल पर जाएंगे ना। और यहाँ पर क्या है मेरा QO 4 है, दैट मीन्स किस ट्रायंगल पर जाएंगे हम। O और Z की बात क्यों करेंगे हम, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि डाटा में PO PX का जिक्र है, दैट मीन्स ये नो ट्रायंगल। और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि शीर्षाभिमुख एंगल से मेरा ये क्या हो जाता है, आपस में सिमिलर हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि t² प्लस 3 इक्वल टू 3t है, हमें t⁴ माइनस 2t³ प्लस t² का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह के हम प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ये प्रश्न एसएससी CGL में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान समझिए। हम क्या करेंगे, t² प्लस 3 इक्वल टू 3t जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब फिर इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ t² है ना क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t³ और यहाँ हो जाएगा 3t और फिर हो जाएगा 3t²। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 2। अब फिर क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन 2 को हम t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या यहाँ बन जाएगा मेरा t⁴ 3t² और यहाँ हो जाएगा मेरा 3t⁵। देखिए, और सभी इक्वेशन को आपस में हम सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा मेरा, ध्यान से देखिए। तो क्या हो जा रहा है यहाँ 3t² और ये 3t² क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा मेरा। और t⁴ तो क्लियरली यहाँ देख रहा है कि उतर जाएगा।
ओके, अब देखिए ये थ्री टी क्यूब है और यहाँ क्या इधर टी क्यूब है, तो ये थ्री टी क्यूब इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो टी क्यूब माइनस थ्री टी क्यूब तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस टू टी क्यूब, और यहाँ चूँकि टी स्क्वायर दिख रहा है तो प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, और ये थ्री टी और ये थ्री टी भी कट जाएगा आपस में, और ये थ्री इक्वल को उधर चले जाएगा तो माइनस थ्री, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल जब भी आते हैं तो एट फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, उसके बाद हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा फिर उसको हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, आपको जस्ट यहाँ माइंड लगाना है, यहाँ टी स्क्वायर है तो हम क्या करें कि यहाँ टी 4 हो जाए, तो पहले टी से करते हैं तो टी क्यूब हो रहा है, फिर टी से करेंगे टी टू द पावर 4 हो रहा है। दैट मीन्स आपको माइंड लगाना पड़ेगा, अपने आप को एडवांस लेवल तक लेना पड़ेगा इस तरह के सवाल बनाने के लिए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं फाइनली मेरा सॉल्व कर कितना आ जा रहा है, और ये सब जो कैलकुलेशन हम कटा रहे हैं आपको ये तो फास्ट करना ही पड़ेगा, और फास्ट आप तभी हो सकते हैं जब आप प्रश्नों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसके अंदर में एक स्क्वायर बना हुआ है, एक वर्ग है, EFGH क्या है, एक वर्ग है, तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान समझिए, इसको हम डिटेल से ही बताएंगे और अप्रोच क्यूब के साथ भी बताएंगे। तो हम जानते हैं कि जो भी स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, हमेशा ये आपस में 90 डिग्री का एंगल होता है। आई थिंक कि आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, जब 90 डिग्री होता है तो हम जानते हैं कि इसको अगर मान लेते हैं कि हम ये क्या है, थीटा है, क्या है ये थीटा। ओके, और यहाँ तो 90 है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा ना। और जब इसको हम थीटा मान लें, यहाँ इसको हम क्या मान लेते हैं थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और जब ये थीटा है यहाँ भी 90 होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा होगा ना। ये तो आई थिंक कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब देखिए, जब ये चीज़ का हम डिसाइड कर लिए कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, यहाँ ये 90 है तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, ये सब तो आप समझ चुके हैं। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये जो वर्ग है इसका भुजा क्या है, x है, इसको क्या मान लेते हैं हम, x। अब क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, हम 90 माइनस थीटा को बेस मान के चलते हैं। किसको मान के चलते हैं, 90 माइनस थीटा को हम बेस मान के चलते हैं। अब देखिए ध्यान समझिए, 90 माइनस थीटा जो है इसके सामने क्या है मेरा, ये भुजा है x, तो हम लिख देंगे x। जब इस ट्रायंगल में हम 90 माइनस थीटा के सामने वाला का बात किए तो इस ट्रायंगल में भी बात करेंगे, 90 माइनस थीटा के सामने वाला क्या है मेरा 48 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे x/48। 90 माइनस थीटा को लेके हम एक बार चलिए, तो अब हम लेके चलते हैं थीटा को, तो यहाँ देखिए थीटा को लेके चलते हैं, थीटा के सामने क्या है मेरा 16 है, तो लिख देंगे 16, और यहाँ थीटा के सामने क्या है मेरा x है, देख रहे हैं, यहाँ x लिख देंगे। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जा रहा है 16 × 48, दैट मीन्स 768। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आप कई प्रश्नों में अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन बनाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कि आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए और एक मैं आपको अच्छा अप्रोच बता रहा हूँ कि ये प्रश्न में आपको तो ये कॉन्सेप्ट मालूम होना ही चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कि कोई ट्रिक्स काम नहीं करता है, आपको इस कॉन्सेप्ट बेसिस पर ही बनाना पड़ता है, इसलिए कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं, अगर यहाँ दिया हो 16, यहाँ दिया हो 48, ठीक, और उसके अंदर में क्या हो मेरा स्क्वायर बना हो, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाता है मेरा 16 × 48, ये डायरेक्ट आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीपली बनाना है, एक्सप्लेन से, तो आपको इस तरह से बनाना है। और देखिए हम बार बार कहते आ रहे हैं, एक्सप्लेन जो मेथड है,
एक्सप्लेनेशन का बहुत सारा मेथड होता है, बट एक्सप्लेनेशन के बहुत सारे मेथडों में से ये मेथड काफ़ी आपका क्यू के अप्रोच वाला है। हम डायरेक्ट 90 माइनस थीटा लेके चलते हैं, कुछ नहीं करना है। 90 माइनस थीटा के सामने जो है उस ट्रायंगल में जस्ट उसी के सामने यहाँ वाला ले लेंगे और इस तरह से अप्लाई करके हम प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है। एक्स वाई जेड का वैल्यू मेरा -1 है और 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z का वैल्यू मेरा 1 है। तो हमें x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल में कुछ करना नहीं है, ये सवाल आपका 5 से 10 सेकेंड के अंदर बनना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवालों में आपको थोड़ा माइंड का यूज करना पड़ेगा। अगर हम माइंड लगाते हैं और अगर x का वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू हम -1 पुट कर देते हैं और फिर z का वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, देखिए ये तीनों वैल्यू क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को, कर रहा है कि देखिए पुट करके x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है ना, तो 1 -1 प्लस 1 दैट मीन्स कि 1 निकल के आ रहा है। इसको सेटिस्फाइड किया। अब हम इस पर बात करते हैं, तो 1 इंटू -1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जा रहा है मेरा, -1 आ जा रहा है, सेटिस्फाइड कर जा रहा है। इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, देख लीजिए 1 + 1 -1 दैट मीन्स कि 1 बच रहा है। दैट मीन्स कि 1 -1 1 ये तीनों, इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि हम x y z का वैल्यू 1 -1 1 रेस्पेक्टिव हम ले सकते हैं। दैट मीन्स मेरा आंसर कितना हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, x² प्लस y² प्लस z²। तो x² में क्या हो जाएगा मेरा 1, फिर y² में क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, +1 और प्लस यहाँ z² मतलब 1, दैट मीन्स कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3। दिस इज माई आंसर। इस तरह के सवालों को दोस्तों हमेशा याद रखना है कि आपको वैल्यू पुट करके बनाना पड़ेगा। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस तरह के आते हैं उन सवालों को आप पुटिंग मेथड से बना सकते हैं, बट थोड़ा आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा, अपने आप को एडवांस बनाना पड़ेगा और वे आप तभी बन सकते हैं जब आप सवालों को काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक विशेष सूचना है कि अगर आप एनटीपीसी के महत्वपूर्ण सवालों को अच्छी तरह से कवर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एनटीपीसी स्पेशल वीडियो को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। b/c = 6/5 है, b + c/a = मेरा 9/2 है। तो हमें a + c/b का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को आप देखिए, देखने से ही हमें क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि सी सिंगल कहाँ है वो देखिए। चूँकि b + c में 9 दोनों में बटा हुआ है तो इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है b और c का वैल्यू इसको देखकर, बट यहाँ से हम क्लियर देख रहे हैं कि c का वैल्यू हम 5 ले सकते हैं और यहाँ a का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब c का वैल्यू हम 5 रख रहे हैं यहाँ पर तो कितना निकल जाएगा, b का वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि a b c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 4 और मेरा 5। ठीक है, 2 4 5 मेरा हो गया a b c। तो a + c/b निकालना है तो a का मान कितना है मेरा 2 और प्लस c कितना है मेरा 5 और बाय b का वैल्यू कितना है मेरा 4। दैट मीन्स कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा 7/4। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह के हम शानदार कॉन्सेप्ट को आपको बताते रहेंगे। अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं आप तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चैनल के साथ जुड़े रहें। CDS की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए CDS SSC की तैयारी करने वाले छात्र इस चैनल के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और हम ये वीडियो बार बार लाते रहेंगे, इसलिए आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि a + b - c = 14 दिया हुआ है, तो हमें 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 2a² b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ माइनस c⁴ का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों आपको इस तरह के प्रश्न में माइंड तो लगाना ही पड़ेगा और एडवांस लेवल का माइंड लगाना पड़ेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं बार बार। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम a का वैल्यू 7 ले लेते हैं और b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर जा रहा है।
दैट मीन्स इन तीनों वैल्यू को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम इसमें ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू जो हम रखे हैं डायरेक्ट इसको पुट करके सॉल्व करेंगे? देखिए जैसे पिछले प्रश्न को हम बनाए थे इस तरह का, तो उसमें डायरेक्ट पुट करके आ गया था आंसर। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, ये जो क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में, लॉन्ग फॉर्म में है, तो आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि इस दिनों में बात कीजिए, देखिए 2c² कॉमन आ रहा है ना, 2c² कॉमन आ रहा है मेरा, तो कितना बच गया यहाँ पर? 2c² कॉमन ले लिए तो ये b² और प्लस यहाँ पर a²। और देखिए दोस्तों यहाँ से क्लियर पता चल रहा है ये किसके फॉर्म में है? a² माइनस b² के फॉर्म में है ना। दैट मीन्स माइनस a² माइनस b² का स्क्वायर और माइनस c⁴। तो ये कैसे आया? आपको थोड़ा तो देखिए एडवांस बनना ही पड़ेगा, आप एडवांस बनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये कैसे आया। और एक बार देख लीजिए यहाँ पर 2a² b² माइनस a⁴ माइनस b⁴। तो ये क्लियरली अगर माइनस कॉमन ले लेंगे हम इससे, ये तीनों से माइनस क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये किसके फॉर्म में आ जा रहा है? a² माइनस b² का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक। अब देखिए c = 0 ना मेरा है, जब यहाँ c 0 बैठाएंगे तो ये टोटल वैल्यू मेरा ख़त्म, और यहाँ क्या करेंगे c है तो यहाँ भी ख़त्म। अब a² माइनस b² है, दोनों का वैल्यू मेरा सेम है, सेम ना है, दैट मीन्स कि ये भी ख़त्म। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि प्रश्न में देख रहे हैं कि x माइनस 2a, x माइनस 5a, x माइनस 8a, x माइनस 11a प्लस k⁴ इसे परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। और मेरा ऑप्शन में है 64, 81, 49 और 36। देखिए दोस्तों ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम इस सवाल को सिर्फ आपको अगर बता रहे हैं तो आप इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप आने वाले काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। हम इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से समझिए। हम x = 0 पुट कर देते हैं और a = हम क्या करेंगे 1 पुट कर देते हैं। x = 0 और a = 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? देखिए 0 पुट करते हैं तो x खत्म हो जाएगा, तो आपस में गुना हो जाएगा, माइनस 2a माइनस 5a माइनस 8a और माइनस 11a। तो देखिए ऑलरेडी सम बार है ना, यहाँ इवेंट टाइम्स है माइनस, दैट मीन्स कि वो तो मेरा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। जब भी माइनस मेरा सम संख्या में होता है, 2, 4, 6 के फॉर्म में होता है, तो वो मेरा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 8 80 और 11, दैट मीन्स कि 880 हो जा रहा है, और प्लस k⁴। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। उसके बाद अब हमें क्या करना है? k का वैल्यू निकालना है। अब तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए बस आपको यही समझना है। इस तरह के सवाल काफ़ी आते हैं, इसलिए आपको अगर याद है, हम बार बार कहते आ रहे हैं दोस्तों कि 1 से कम 30 तक का स्क्वायर, 1 से 20 तक का क्यूब आपका माइंड में सेट होना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा 961 क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, दैट मीन्स कि 880 के जस्ट नियर है। तो हम अपने थिंकिंग लेवल को एडवांस करके हम यहाँ समझ सकते हैं कि 961 की जस्ट नियर है। तो हम क्या करेंगे? 961 में 880 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा मेरा? कितना बच जाएगा? 81। दैट मीन्स कि हम अगर सोचें, अगर हमको याद है स्क्वायर कि 880 की जस्ट नियर मेरा 961 होता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम घटा के आंसर निकाल सकते हैं 81, जो कि मेरा ऑप्शन में है। और यहाँ तो मेरा a का वैल्यू 1 है तो ख़त्म हो जाएगा। ये हुआ पहला प्रोसेस बनाने का। अगर आपको स्क्वायर याद भी नहीं है, मान लीजिए अगर याद है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी यहाँ जा सकते हैं। ऑप्शन में मेरा क्या है? 64 है, 81, 49, 36 ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट हम अगर 81 जोड़ के देखते हैं तो क्या हो जा रहा है? 961।
परफेक्ट स्क्वायर आ जा रहा है। दैट मीन्स कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिसको आप ऑप्शन के थ्रू जाकर भी बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिसे आप ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर, क्यूब, ये सारे माइंड में आप याद रखिए। अगर याद नहीं रखते हैं तो आप मैथ को फास्ट नहीं बना सकते हैं। अपने कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, और कैलकुलेशन को अगर फास्ट करेंगे आप तो सवालों को जल्दी बना सकते हैं। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं दोस्त कि अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप मैथ में 50 में 45, 46, 50 में 50 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्नों को ध्यान से समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी फर्स्ट वीडियो का लिंक भी देख सकते हैं, और बहुत सारे आपको इस चैनल में वीडियो मिलेंगे जिसमें कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे प्रश्नों में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि 2 पर पावर 650 बटे 224, तो हमें इसका रिमाइंडर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको प्रश्न को देखने से ही आपको थोड़ा माइंड में आना चाहिए कि अगर हम ऊपर में जब 2 का जिक्र है तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब क्या होता है, ये सारा आपको तो याद होगा। 2 का 4, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 पर पावर 4 16 होता है, 2 पर पावर 5 मेरा 32 होता है। ठीक है, तो अगर हम 32 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 दैट मीन्स आती है 21, 210, दैट मीन्स दूसरा का नियर आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा कि हम 2 पर पावर 650 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और गुने 2 पर पावर 645, और नीचे में क्या है मेरा 224 है। तो 2 टू द पावर 5 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं ना। ये क्या है मेरा 32 है। तो 32 को हम इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 7 से डिवाइड कीजिए। 7 या 21, 210, और 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 200। कितना हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 दूनी 14 के 4 हाथ पर 1, 7 या 21, 22, दैट मीन्स कि ये 7 से कम्प्लीटली 32 को हम डिवाइड करते हैं तो ये 7 बार में कट जा रहा है, कट गया। तो अब कितना मेरा बच गया इधर, 2 पर पावर 645 और बटे 7। ठीक है, आई थिंक कि अब तो आप आसानी से बना सकते हैं। 2 पर पावर 645 है तो हम इसको क्या करें, जो ये 7 से कट जाए। अगर यहाँ 8 ले आए हम तो 1 बचेगा, क्योंकि जब भी इस तरह के प्रश्नों को हम बनाते हैं तो हमेशा याद रखना है कि वैसा डिवाइड करें जहाँ 1 शेष बचे, तो ही मेरा आंसर निकल जाएगा। हम उसको तोड़ते रहेंगे, तोड़ते तोड़ते जब फाइनल पोजीशन पर मेरा 1 बच जाएगा, डिवाइड करके 1 बचने लगेगा या -1, तब समझिए कि हम अंतिम में पहुँच गए हैं। तो ये जो है 2 पर पावर क्यूब लिख सकते हैं इसको, पर पावर क्या हो जाएगा 15 और बटे मेरा 7। ठीक, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 7। ठीक, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, मेरा 1 बच रहा है, तो 1 बचेगा शेष, तो पावर 215 है, दैट मीन्स मेरा आंसर 1 हो गया। ठीक है, लेकिन क्या मेरा 1 आंसर होगा, 1 मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि जब भी हम फाइनल पोजीशन पर पहुंचते हैं अगर बिना डिवाइड किए या बिना काट कूट किए तो मेरा जो आंसर आएगा वो तो होगा। लेकिन यहाँ हम क्या किए हैं, 32 से डिवाइड किए थे ना, 32 से डिवाइड किए थे, ऊपर से नीचे डिवाइड किए थे। तो हम फाइनली क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा 32। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम रिमाइंडर निकालेंगे और अगर हम डिवाइड करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, या किसी को हम ब्रेक करते हैं, यहाँ हम ब्रेक किए छोटा फॉर्म में लाने के लिए, तो जिससे छोटा फॉर्म में लाने के लिए ब्रेक करते हैं, लास्ट में जो बचता है उससे हम गुना करके जो आता है मेरा आंसर, वही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण का ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है, और विजडम विद अमर से हमेशा एक विनती होती है आप सभी से कि विजडम विद अमर की तरफ से हमेशा एक वृक्ष को लगाने का प्रयास करें और पर्यावरण को हमेशा संजो के रखने का प्रयास करें। अगर पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।
नेक्स्ट क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।